आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने दुनिया को हिला दिया था। साइलेंस्ड एक ऐसी कोरियन मूवी जो असली घटनाओं पर आधारित है। ये मूवी 2011 में बनी थी, लेकिन इसकी कहानी 2000 में हुई एक असली घटना पर आधारित है, जहां ग्वांगजू इन्हवा स्कूल के डिसेबल्ड बच्चों के साथ लगातार फिजिकल अब्यूज हुआ था। इस मामले ने साउथ कोरिया में इतना आउटरीच क्रिएट किया था कि इसके बाद लॉज में बदलाव किए गए और एक न्यू लॉ बनाया गया जिसे डोगानी लॉ कहा जाता है। मूवी की शुरुआत होती है कैंग इन्हो से, जो एक आर्ट टीचर है जो अपनी छोटी बेटी के साथ सियोल शहर में रहता है। उसकी पत्नी ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। फिर कैंग को मूजिन शहर में एक नई नौकरी मिलती है, वो भी एक खास स्कूल जा ए एकेडमी में, जहां सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चे पढ़ते हैं, जो अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्योंकि कैंग को साइन लैंग्वेज आती थी, तो इसलिए उसे ये नौकरी आसानी से मिल जाती है। नई शुरुआत की उम्मीद में कैंग अपनी बेटी को माँ के पास छोड़कर इस नए शहर मूजिन की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जब कैंग की कार एक जानवर से टकरा जाती है। उसी वक्त हम एक सीन देखते हैं जहां एक छोटा लड़का ट्रेन के सामने कूद जाता है। ये दो अलग अलग सीन्स होते हैं, पर कहानी में गहरा कनेक्शन रखते हैं, जिसे हम आगे चलकर समझेंगे। कैंग की डैमेज्ड कार को ठीक कराने में टाइम लगेगा, लेकिन उसका पहला दिन है, वो देर नहीं करना चाहता। इसलिए वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूर चलकर कार पूरी तरह से बंद हो जाती है। तभी एक लेडी यूजिन उसे लिफ्ट देने की ऑफर करती है। इस मुलाकात में कैंग को यूजिन बताती है कि वो मूजिन ह्यूमन राइट्स सेंटर में काम करती है। कैंग भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो जाए एकेडमी में पढ़ाने जा रहा है। स्कूल के बाहर कैंग को यूजिन अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकता है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। स्कूल पहुंचकर कैंग को प्रिंसिपल ली से मिलवाया जाता है। वहां के वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों ट्विन ब्रदर्स होते हैं, जिससे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। प्रिंसिपल ली बताता है कि स्कूल में नौकरी पाने के लिए कैंग को डोनेशन देना होगा, वो भी पूरे 5 लाख वॉन। कैंग हैरान और परेशान होता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। अपनी माँ से बात करने पर वो पैसे का इंतजाम करने का वादा करता है। अगले दिन कैंग अपनी क्लास शुरू करता है। वो बच्चों को ड्राइंग का असाइनमेंट देता है। क्लास में एक छोटी लड़की यूरी की ड्राइंग उसका ध्यान खींचती है, जो असाधारण रूप से टैलेंटेड है। उसी क्लास में सूहो नाम का एक लड़का लेट आता है और काफी अपसेट दिखता है। बाद में कैंग को पता चलता है कि सूहो का छोटा भाई जिन्हो हाल ही में मरा है, वही लड़का जिसे हमने शुरुआत में ट्रेन के सामने कूदते देखा था। रात को कैंग स्कूल के कंप्यूटर पर बच्चों की फाइल्स चेक करता है। यूरी के बारे में जानता है कि वो एक अनाथ है, जिसका कोई नहीं है। सूहो और जिन्हो के बारे में पता चलता है कि उनकी माँ भाग गई थी और पिता अस्पताल में हैं। उसी रात कैंग को स्कूल के गर्ल्स बाथरूम से कुछ चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जांच करने जाता है, तो सिक्योरिटी गार्ड मून उसे रोक देता है, कहते हुए कि ये बच्चे अक्सर ऐसी आवाजें निकालते हैं। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर स्कूल में आता है और प्रिंसिपल से कुछ पैसे लेता हुआ दिखता है। वो जिन्हो की मौत के मामले को दबाने की बात करता है। कैंग को शक होता है कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। इसी बीच कैंग अपनी माँ से मिले डोनेशन के पैसे प्रिंसिपल को दे देता है। टीचर्स रूम में कैंग देखता है कि एक टीचर सूहो को बेरहमी से मार रहा है। जब कैंग पूछता है, तो टीचर बताता है कि सूहो रात को दो लड़कियों के साथ बाहर गया था। स्कूल से बाहर निकलते समय कैंग देखता है कि एक बच्ची जीसू विंडो पर खतरनाक पोजीशन में बैठी है, जैसे कि वो कूदने वाली हो। कैंग उसे बचाने दौड़ता है और उसे विंडो से पीछे खींच लेता है, लेकिन जीसू उसके टच करने से डर जाती है। फिर वो कैंग को एक लॉन्ड्री रूम में ले जाती है, जहां कैंग देखता है कि एक फीमेल स्टाफ मेंबर यून वॉशिंग मशीन में यूरी को डुबो रही है। कैंग उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो फिर से ऐसा करती है तो वो पुलिस को बता देगा। कैंग यूरी को हॉस्पिटल ले जाता है और यूजिन को भी फोन करता है। यूजिन कहती है कि यूरी के पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, लेकिन कैंग बताता है कि उसका कोई नहीं है। प्रिंसिपल को इस घटना के बारे में बताने पर वो यून से माफी मंगवाते हैं, मामला खत्म करने की कोशिश करते हैं। यूजिन एक दिन कैंग को रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है और बताती है कि स्कूल में बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है।
वो यूरी का लिखा एक नोट दिखाती है जिसमें प्रिंसिपल ली, यून और टीचर पर अब्यूज के आरोप हैं। कैंग को विश्वास नहीं होता, लेकिन यूरी की सुरक्षा के लिए वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर कैंग को पता चलता है कि प्रिंसिपल, यून और टीचर वहां पहुंच चुके हैं और यूरी गायब है। यूरी को अलमारी से ढूंढकर कैंग और यूजिन उसे ह्यूमन राइट्स ऑफिस ले जाकर छुपा देते हैं। वहां यूरी उन्हें पूरी कहानी बताती है कि कैसे कुछ दिन पहले, जब वो जीसू की वेट कर रही थी, जो बाथरूम यूज करने गई थी, काफी टाइम होने पर जब वो वापस नहीं आई, तो यूरी उसे ढूंढने बाथरूम के पास गई। बाथरूम के पास उसे प्रिंसिपल ली मिला, जिसने यूरी को अपने ऑफिस में बुलाया और फिर उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें वो जीसू के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, जिसे देख वो वहां से डरकर भाग गई और बाथरूम में जाकर छुप गई। लेकिन प्रिंसिपल ने उसे ढूंढ लिया और वहां बाथरूम में उसके कपड़े उतारकर प्रिंसिपल ने उसके साथ बहुत गलत काम किया। फिर कैंग को याद आता है कि क्यों उस रात कैंग को सिक्योरिटी गार्ड ने गर्ल्स बाथरूम से आवाज सुनकर अंदर जाने से रोका था। फिर जीसू अपनी कहानी बताती है। एक बारिश के दिन वो यूरी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां प्रिंसिपल आ जाता है और उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने ऑफिस में ले जाता है। दू, दूसरी ओर जीसू का बारिश में कुछ टाइम वेट करने के बाद जब वो नहीं आती, तो यूरी उसे ढूंढते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाती है, जहां से उसे कुछ आवाज आ रही होती है। लेकिन जब यूरी ने प्रिंसिपल के ऑफिस में झांक कर देखा, तो वहां प्रिंसिपल ली जीसू के साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बना रहा था, जिसे देख वो डर जाती है। फिर प्रिंसिपल ली यूरी को देख लेता है और उसे धमकाते हुए साइन लैंग्वेज में कहता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे मार देगा। फिर कैंग अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां उसकी माँ और बेटी भी आ जाती हैं, क्योंकि माँ ने उनके पुराने घर को बेचकर स्कूल डोनेशन के पैसे जुटाए थे। कैंग अपनी माँ को स्कूल का सच नहीं बताता। अब यूजिन एजुकेशन ऑफिस में कंप्लेंट करती है, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। पुलिस भी कंप्लेंट लेने से मना कर देती है, कहते हुए कि प्रिंसिपल बहुत पावरफुल और अमीर है। यूजिन निराश होकर निकलती है, लेकिन उसे एक लोकल न्यूज़ चैनल का सपोर्ट मिल जाता है। इसी बीच सूहो को फिर से टीचर मार रहा होता है, इस बार यह पूछते हुए कि यूरी और जीसू कहाँ हैं, जिसे देख कैंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो टीचर पर फ्लावर पॉट फेंक देता है। फिर ह्यूमन राइट्स ऑफिस में सूहो भी अपनी कहानी बताता है कि कैसे टीचर उसे और उसके छोटे भाई जिन्हो को अपने साथ घर ले जाता था और फिर उनके कपड़े उतारकर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। ये सब हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है, जिसके बाद पुलिस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ खुद को इनोसेंट बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड मून कहता है कि 5 सालों में उसने कुछ रॉन्ग नहीं देखा, लेकिन कैंग के लॉयर द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में पता चलता है कि मून झूठ बोल रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, जो झूठ बोलती है कि यूरी और जीसू की बॉडी पर कोई अब्यूज के साइन नहीं है। कैंग का लॉयर कोर्ट में करेक्ट मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है, जो डॉक्टर को झूठा साबित करती हैं। कोर्ट के सेशन के बाद कैंग और यूजिन बच्चों को बीच पर ले जाते हैं। वहां यूरी कांग को अपने बचपन के बारे में बताती है, कैसे उसके पेरेंट्स उसे यहाँ लाते थे और वो वेव्स की आवाज सुनकर खुश होती थी, लेकिन अब वो सुन नहीं सकती। फिर जीसू कैंग से कहती है कि काश आप मेरे पिता होते। अब कोर्ट में जीसू से सवाल किए जाते हैं। वो बताती है कि प्रिंसिपल ली उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने ऑफिस में ले जाता था और वहां बांधकर उससे फिजिकल रिलेशन बनाता था। उसके साथ ये सब तब से हो रहा है जब वो थर्ड क्लास में थी। फिर कोर्ट के बाद शाम को यूजिन को पता चलता है कि प्रिंसिपल के लॉयर्स ने जीसू के पेरेंट्स को पैसे देकर खरीद लिया है। जीसू के पेरेंट्स मेंटली डिस्टर्ब्ड और गरीब हैं, इसलिए वो पैसों के लिए केस वापस ले सकते हैं। फिर प्रिंसिपल का लॉयर कैंग को भी अप्रोच करता है, डोनेशन वापस करने और अच्छी जॉब देने का ऑफर देता है अगर वो केस वापस ले ले। कैंग मना कर देता है और कहता है कि उसे पैसे नहीं, बच्चों के लिए जस्टिस चाहिए। फाइनल कोर्ट सेशन में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को एक साथ बिठाया जाता है, क्योंकि वो ट्विन्स हैं। यूरी फिर भी प्रिंसिपल ली को पहचान लेती है। जब पूछा जाता है कि उसने कैसे पहचाना, तो वो बताती है कि जब उसने साइन लैंग्वेज में कहा कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसे जान से मार देगा, जो बात अक्सर प्रिंसिपल ली यूरी से कहा करता था। जिसके बाद प्रिंसिपल का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आती है, जबकि वाइस प्रिंसिपल नहीं जानता। प्रिंसिपल के लॉयर ने सवाल उठाया कि यूरी, जो सुन नहीं सकती,
ने प्रिंसिपल के ऑफिस से आती आवाज कैसे सुनी। यूरी बताती है कि उसे कुछ कुछ सुनाई देता है। कोर्ट में उसका हियरिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें यूरी पास हो जाती है। यूजिन को यून से पता चलता है कि सूहो की ग्रैंडमदर ने भी प्रिंसिपल से पैसे लेकर केस वापस ले लिया है, जिसे जानने के बाद सूहो बहुत रोता है क्योंकि वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसी रात यूरी कांग को याद दिलाती है कि प्रिंसिपल ने उसे एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो जीसू के साथ फिजिकल हो रहा था। कैंग और यूजिन उस वीडियो को ढूंढकर अपने लॉयर को देते हैं, जो जज को प्राइवेटली दिखाने का वादा करता है। अंतिम फैसले में प्रिंसिपल, यून और टीचर को 8 महीने की जेल और 12 साल पुलिस निगरानी में रहने की सजा सुनाई जाती है। उन्हें इतनी कम सजा मिलने का कारण ये है कि प्रिंसिपल ने जज के साथ-साथ कैंग के लॉयर को भी खरीद लिया था। जेल जाने से पहले प्रिंसिपल और उसकी टीम पार्टी करते हैं। अब कैंग अपने शहर सोल वापस जा रहा होता है जब यूजिन उसे गुड बाय कहने आती है। फिर वापसी पर यूरी यूजिन को बताती है कि सूहो टीचर को मारने गया है, जिसके बाद यूजिन कैंग को इन्फॉर्म करती है। वहीं टीचर पार्टी से वापस आ रहा होता है जब सूहो टीचर से भिड़ जाता है। दोनों की फाइट होती है और वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। कैंग और यूजिन वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनके सामने ही सूहो और टीचर ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। इस ट्रेजेडी के बाद भी कोई उनकी बात नहीं सुनता। यूजिन और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता है। 1 साल बाद यूजिन कांग को मैसेज करती है कि यूरी और जीसू ठीक हैं और मुजिन ह्यूमन राइट्स सेंटर में रह रही हैं। उसने केस को फर्स्ट ओपन करने के लिए अपील फाइल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मूवी के एंड में हम कैंग को देखते हैं, जो एक ट्रैवल एडवर्टीजमेंट को देखकर रुक जाता है और उसे देखकर कुछ सोचने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कम टू मुजिन। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। साइलेंस्ड सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक आवाज है उन सभी के लिए जिन्हें बोलने और सुनने का अधिकार नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े सच सबसे छोटी आवाजों में छिपे होते हैं और उन्हें सुनने के लिए दिल के कान खोलने पड़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े अपराध के लिए सिर्फ 8 महीने की सजा बिल्कुल भी उचित नहीं थी? सिस्टम कितना करप्ट था कि जस्टिस के बजाय पैसा बोलता था। हमारे समाज में ऐसे कितने ही साइलेंट विक्टिम्स हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ऐसे सच जो अंधेरे में दबे रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सुनाने वालों की आवाज नहीं होती। क्या आप उन लोगों की आवाज बनने की हिम्मत रखते हैं जिन्हें कोई सुनता नहीं है? क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां आपकी आवाज सुनी नहीं गई? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।